गूगल का ना किसी किसी का हो गया। ठीक है, देखो मैंने एक एस्टिमेटेड जस्ट टॉपिक्स भेजा है, बीच में छुट्टी भी रही थी गणपति पे, कि ये टॉपिक सब डिवीजन में हुए हैं, तो इसलिए मैंने वो खाली भेजा है कि ये टॉपिक्स हम आने वाले दिनों में कवर करने वाले हैं। वो आगे पीछे कर सकते हैं जैसे भी जिसका सीईसी होगा, इसलिए जो भी टॉपिक जाते हैं वो तुम लोग मुझे बताते जाना, सो आई कैन इंक्लूड वो टॉपिक्स पहले। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब टॉपिक्स हो चुके हैं, वो मैंने खाली वो जो मैंने का एक इमेज भेजा है उसमें इंक्लूड किया है कि ये सब टॉपिक्स कवर करने हैं इन द कमिंग डेज। ठीक है, तो आज तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से करने वाले हैं स्टार्ट। उसके लिए मैंने 4 फाइल्स भेजी है, जो है E07, E08, E09 एंड E10। E07 जो है ये तो मेरी हैंड रिटन फाइल है ये वाली, इसमें सब फॉर्मूलाज है, सिर्फ ये लास्ट ईयर मैंने बनाई थी। ठीक है, ये E08 जो है ये भी मेरी फाइल है, ये पीपीटी है, ये 2020 में बनाई थी, बट इसमें बहुत सारे सम्स है और इसमें बेसिक से लेके एडवांस सम्स तक सब है। ये पीपीटी फाइल जो है ये भी मेरी फाइल है। और उसके अलावा जो E09 है ये तो स्टूडेंट ने इस बार सेंड की है, ये पीडीएफ है हैंड रिटन, ये 2025 इसलिए लिखा है कि इस ईयर के डिवीजन के नोट है, मैं भूल गया नाम तो वो स्टूडेंट का अभी। ठीक है ना, जिसने भी भेजी है अच्छा बनाया है, और इतने सारे इसमें भी 20 पेज है। तो ये सम्स जो एक डिवीजन में अभी उसके हैंड रिटन है 25 के E09। और ये जो E10 है ये भी मेरी बनाई हुई फाइल है, इंपॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये सब तो मैं आज नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन जिसको सिर्फ एंड सेम के लिए जो पेपर में सम आने वाला है वो सॉल्व करना है, तो ये इंपॉर्टेंट सम वाला जब मैं लेक्चर रखूंगा वो भी सिर्फ सुन लोगे तो एंड सेम का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, और ये केस स्टडी में 15 मार्क्स के लिए आएगा मोस्ट। सब इसमें पास पेपर्स भी सॉल्व मिलेंगे तुम्हें, और इसमें सारे इंपॉर्टेंट फुल फ्लैश सम्स है। फुल फ्लैश सम्स अलग अलग काफी सम्स है इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, ये तो आज नहीं करने वाले हैं। तो ये सीईसी पेपर भी है लास्ट ईयर का इसमें, तो E10 में सब कुछ इम्पोर्टेंट है। ये सीईसी पेपर भी है, किसी को अगर लास्ट ईयर का सीईसी रेफर करना है तो यहाँ पे वो भी है। ठीक है, तो ये फाइल तो इम्पोर्टेंट है जो बाद में करेंगे। आज हम E07, E08 और मे बी E09 से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कि कोई भी बिजनेस है, एक कंपनी है, तो उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए जिसको कैपिटल बोलते हैं, और पैसा फ्री में नहीं मिलता है। पैसा फ्री में नहीं मिलता है ना, फ्री में मिलेगा तो सब कंपनी खोल लेंगे। पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। मुझे भी एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरे पास खुद का पैसा है, लेकिन वो फ्री नहीं है ना। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा, उसका भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। समझो मुझे कोई बिजनेस करना है, 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, तो वो 10 लाख में अगर एफडी में ही रखूँ तो वहां से ही मुझे साल का अगर 80,000 मिल रहा है तो वो फ्री नहीं है। बट यहाँ पे हम कंपनियों की बात कर रहे हैं कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कंपनी पैसा कहाँ कहाँ से रेस करती है। तो जो हमने मिड सेम के पहले सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस सीखा, अगर किसी को याद होगा, कैन एनीवन टेल कि फ्रॉम वेयर अ कंपनी कैन रेस द मनी फॉर इट्स बिजनेस। Debt, equity, डेब्ट यानी लोन, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स इज आल्सो अ टाइप ऑफ डेब्ट, and retained earnings also. Retained earnings क्या होता है? Yes, retained earnings यानी जो प्रॉफिट कमाया वो। yes, तो ये सब पता है। तो इन सब का कॉस्ट निकालना, कंपनी ने समझो 5 लाख इक्विटी से रेस किया, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर से इश्यू किया है, 2 लाख का डिबेंचर है,
1 लाख का टर्म लोन लिया है, टोटल 10 लाख ऐसे रेस किया है, तो सबका अलग अलग पहले तो कॉस्ट निकालना, फिर ये सारे पूरे 10 लाख का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना। ये पूरा एक सम आएगा एंड सेम में। सीईसी में तो छोटे छोटे सम भी आएंगे, तो कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए। एंड सेम के लिए तो बोला मेरा एक लेक्चर भी अटेंड करोगे ना, सिर्फ रिवीजन वाला, तो भी उसमें इस टॉपिक में मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन नॉलेज वाला चैप्टर है तो उस पर मत डिपेंड रहो, लेक्चर्स सुनो और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, तो सीईसी में भी अच्छा आएगा और एंड सेम में भी अच्छा आएगा। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, खुद का पैसा, ओन फंड्स या बोरोड फंड्स। खुद के पैसे में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोरोड फंड्स में बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड लोन फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फॉर्मूला तो तुम लोग सब कॉपी करना, मैंने यहाँ पे देखो। और नोटेशंस, एक चीज और बताओ कि जो भी हम नोटेशन यूज करते हैं ना, अलग अलग फाइल में तुम्हें नोटेशंस अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग नोटेशंस मिलेंगे। तो तुम लोगों को ये याद रखना है कि उस नोटेशन तुम लोग क्या यूज कर रहे हो, हर सब में वही यूज करना है। या तो जो कॉलेज में सिखाएंगे, या मेरे फाइल में, और मेरे भी अलग अलग ईयर के फाइल्स है, तो उसमें भी तुम्हें नोटेशंस दो अलग अलग मिलने वाले हैं मेरे फाइल्स में भी। बट मैं हर नोटेशन को मेंशन करने वाला हूँ कि हमने इसके लिए क्या क्या नोटेशन यूज किया है। तुम लोगों को कोई भी एक नोटेशन यूज करना है और उस हिसाब से अपना फॉर्मूला लिख लेना है। इसमें सिर्फ फॉर्मूलाज है। और ये मैंने लास्ट ईयर बनाया है एक नोटेशन यूज करके, क्योंकि जो मेरी एक्सेल फाइल जिसमें इंपॉर्टेंट सम्स एंड सम के लिए डिस्कस करने वाला हूँ, उसमें मैंने ये वाले नोटेशंस यूज किए हैं, तो इसीलिए मैंने ये अलग से बनाए। राइट, ये लास्ट ईयर ही बनाया था, यहाँ पे डेट भी देखो लिखा है। यानी ये टॉपिक तो 24 अगस्त के बाद हुआ था लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर रिस्क एंड रिटर्न पहले सिखाया था। राइट, तो ये तो बाद में सिखाया था, बट इस बार रिस्क एंड रिटर्न बाद में होने वाला है, तो ठीक है। अब ये फाइल में नोटेशंस अलग है, सिर्फ नोटेशंस अलग है, फॉर्मूला सब सेम मिलेगा तुम्हें। तो सबसे पहले तो डिबेंचर्स या बॉन्ड्स का हमें कॉस्ट कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या है। तो तुम लोग फॉर्मूला अभी भी लिख सकते हो, या तुम लोगों को अपने हिसाब से नोटेशन यूज करना है तो बाद में भी लिख सकते हो। नोटेशंस क्या यूज करने हैं वो तुम लोग डिसाइड कर लोगे और वही नोटेशंस यूज करेंगे। मैंने क्या क्या नोटेशन यूज किए हैं वो भी मैं यहाँ पे बताता जाऊंगा साथ में ही। डिबेंचर्स और बॉन्ड्स कंपनी के लिए लोन होता है, लोन, यानी कंपनी लोन ले रही है, डिबेंचर इशू कर रही है। तो डिबेंचर्स दो टाइप का होता है, इरिडीमेबल डेब्ट और रिडीमेबल डिबेंचर्स। इट इज अ काइंड ऑफ अ लोन और डेब्ट। और रिडीमेबल वाला एंड सेम में आएगा, सीसी में इरिडीमेबल भी आ सकता है, तो दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस क्या है, इरिडीमेबल डिबेंचर्स वो है कि कंपनी ने लोन ले लिया बट उसका मैच्योरिटी नहीं बताया कि कब होगा, कितने साल बाद कंपनी वो पैसा वापस देगी, वो नहीं बताया। इंटरेस्ट तुम्हें मिलता रहेगा और जब भी कंपनी को देना होगा रिटर्न, तुम्हें अपना पैसा रिटर्न दे देगी। और रिडीमेबल में मैच्योरिटी पता है कि 5 साल बाद कंपनी रिडीम कर देगी। टू रिडीम मतलब टू पे बैक, कंपनी विल पे बैक द डेब्ट, जिससे भी लिया है लोन वो वापस दे देगी, उसको रिडीम करना बोलते हैं। तो यहाँ पे इरिडीमेबल डेब्ट का एक फॉर्मूला है, केडी इज इक्वल टू आई, ये कैपिटल आई है, I1 माइनस टी, स्मॉल टी इज द टैक्स रेट अपॉन एनपी, एनपी इज द नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स, और इनटू 100, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए है। तो इनटू 100 तुम लोग नहीं भी लिखोगे, जो आंसर आता है लास्ट में परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इनटू 100 करते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है इरिडीमेबल डेब्ट का। और यहाँ पे इरिडीमेबल डेब्ट का फॉर्मूला यहाँ पे
मैंने यहाँ पे अलग लिखा है, अगर देखोगे तो क्यों अलग लिखा है, ये जनरली कॉस्ट ऑफ टर्म लोन्स का भी होता है। जब हमारा फेस वैल्यू ही नेट प्रोसीड है तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो तुम लोग ये हैंड रिटन तो यूज करोगे जो एंड सेम में काम आएगा, थोड़े से नोटेशंस अलग है, बट ये वाला फाइल बेसिक समझने के लिए ये जो पीपीटी है इसमें से ही रेफर करोगे। ये पीपीटी में से ही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसमें भी सारे फॉर्मूलाज है। नोटेशंस बाद में क्या चेंज हुए वो मैं बता दूंगा, तो ये वाला रेफर करोगे। व्हेन नेट प्रोसीड इज इक्वल टू फेस वैल्यू तो हम I1 माइनस टी से भी आंसर आ जाता है इरिडीमेबल का, बट अभी के लिए तुम लोग ये लिखोगे जिसको लिखना है फॉर्मूला, बाद में लिखना है तो बाद में लिख सकते हो। और रिडीमेबल डेब्ट का ये फॉर्मूला है, K इज द फॉर कॉस्ट एंड D इज फॉर डिबेंचर और डेब्ट। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए कैपिटल I1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP अपॉन N होल डिवाइड बाय RV प्लस NP अपॉन 2। RV क्या है, वही रिडम्पशन वैल्यू, मेच्योरिटी वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू जैसे बॉन्ड्स में होता है। NP क्या है, नेट प्रोसीड्स। अब नेट प्रोसीड्स क्या होता है, इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी तुम लोग लिखोगे कि नेट प्रोसीड्स क्या होता है, इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट एंड N इज द नंबर ऑफ ईयर्स। इंटू 100 नहीं लिखोगे चलेगा, मेन जो पार्ट है फॉर्मूला का वो याद रखना है। इंटू 100 तो हम लास्ट में करेंगे ही, हर परसेंटेज में निकालना है, और लिखोगे तो भी ठीक है। व्हाट इज दिस फ्लोटेशन कॉस्ट? फ्लोटेशन कॉस्ट इज योर इश्यू एक्सपेंसेस। कंपनी अगर शेयर इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर कुछ भी इशू करती है, तो उसको इशू करने के लिए लीड मैनेजर, बैंकर्स, अंडरराइटर्स, गारंटर्स हायर करने पड़ते हैं जो पूरा प्रोसेस मैनेज करते हैं। उसपे जो खर्चा होता है उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं, उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो ये फॉर्मूलाज तो लिख लोगे, फॉर्मूलाज से रिलेटेड कुछ पूछना है? यस प्रखर, यस प्रखर, एनी डाउट? सर मुझे स्क्रीन विजिबल नहीं है सर, मैं क्या करूँ सर, एक बार लीव करके वापस रिज्वाइन करूँ? हाँ यस, लीव करके वापस रिज्वाइन करो अगर नहीं है तो, क्योंकि सबको है ना विजिबल, इट इज विजिबल ना? हाँ सबको होगी सर, मैं ट्राई करता हूँ एक बार, एक बार मैं ट्राई करता हूँ। ओके, फ्लोटेशन कॉस्ट इज इश्यू एक्सपेंसेस, इश्यू एक्सपेंस। खर्चा होगा, डिबेंचर इशू करेंगे तो कंपनी का जो खर्चा होगा वो फ्लोटेशन कॉस्ट है। क्लियर? तो ये नोटेशंस भी लिख के रखो कि इसका मीनिंग क्या है। इसके लिए तुम्हारे डिवीजन में आरवी की जगह कुछ और भी एफ भी लिखाते हैं, एफ, और एनपी की जगह पी लिखाते हैं कोई कोई फैकल्टीज, राइट? तो मैंने उस टाइप में भी लिख के भी सॉल्व किया, और एक्सेल में तो मैंने दोनों लिखा है इसीलिए। तो हर डिवीजन में थोड़े नोटेशंस अलग होंगे, तो दो जो कॉमन नोटेशंस है वो तो मैंने अलग अलग फाइल में यूज किया है। इसके अलावा भी कुछ सिखाते हैं, तो इसलिए फुल फॉर्म लिख के रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये मत सोचना फॉर्मूला अलग है, फॉर्मूला स्टैंडर्ड ही है, फॉर्मूला अलग नहीं है। कोई भी फैकल्टी सिखाए, इसमें कोई दो मेथड भी नहीं है कि दो फॉर्मूला भी नहीं हो सकते। इरिडीमेबल डेप्थ का यही फॉर्मूला होगा, आरवी की जगह एफ, एनपी की जगह पी। एक डिवीजन में लास्ट ईयर सिखाया था, वो मैंने भी इंक्लूड किया है, और ये है। इसके अलावा कोई सिखा रहे हैं नोटेशंस अलग, वो भी तुम लोग सेंड कर सकते हो, बट डोंट गेट कंफ्यूज। तो ये तो क्लियर है। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला हो गया। अगर देखो हम लोग करंट ईयर का ये फाइल देखते हैं, तो यहाँ पे तुम्हें ये सब तो सीखना ही है, कॉस्ट ऑफ डेप्थ यानी डिबेंचर, रिडीमेबल ही रिडीमेबल। और एक क्वेश्चन भी आता है यहाँ पे जो पेंसिल से लिखा है ना, कि कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस चीपेस्ट है? तो डेप्थ इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज ऑफ द टैक्स बेनिफिट। ये तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो एक सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है पहले,
The company issued 12% debentures of 200 each. Find the cost of debt if debentures are issued at par at 10% premium, at 5% discount, tax rate 30%, flotation cost 4%. देखो ये सेम सम है यहाँ पे, क्योंकि ये सम तो आईबीएस के ही है 2020 के, खाली इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट और ऐड कर दिया है वो सम में. दिस इज द सेम सम जो मेरे फाइल नंबर E08 में भी है, राइट. कंपनी issued 12% debentures of 200 each. Find the cost of debt if the debentures are issued at par at 10% premium, tax rate 30. यहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है क्योंकि फर्स्ट सम पहले विदाउट फ्लोटेशन कॉस्ट वाला है और नेक्स्ट में फ्लोटेशन कॉस्ट होगा. यहाँ पे द फ्लोटेशन कॉस्ट 4%. तो एक ही सम में कर दिया है. तो हम ये वाला कर लेते हैं हैंड रिटन वाला और पहले ये समझ लेते हैं विद फ्लोटेशन विदाउट फ्लोटेशन, दोनों डिस्कस कर लें. तो ये सब में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है. फॉर्मूला क्या है, ये कहीं पे भी ऐसे नहीं दिया है ना कि इतने साल बाद रिडीम होगा, कहीं पे भी एन दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स दिया है, नहीं दिया है. तो मतलब क्या है, ये कौन सा है, ई रिडीमेबल डिबेंचर्स है. तो हमारा फॉर्मूला तो ये है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. ये सब अभी निकालना है, आई है, टी है, एनपी है, बस. तो हमारा आ जाएगा, 3 फिगर्स चाहिए. तो टैक्स रेट टी तो दिया हुआ ही है 30%. टैक्स रेट टी इज गिवन 30% यानी 0.3. इंटरेस्ट जैसे बॉन्ड्स में निकालते हैं फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट, तो यहाँ पे भी फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिबेंचर्स के बाजू में दिया होगा, डिबेंचर वर्ड के बाजू में दिया होगा. तो यहाँ पे भी 200 इज द फेस वैल्यू एंड 12% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो हमारा आई जो है वो 24, टैक्स रेट 30% और एनपी क्या है, एनपी है हमारा इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट. इशू प्राइस क्या होता है, इशू प्राइस होता है अगर एट पार है तो इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू, एट प्रीमियम है तो इशू प्राइस इज फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, एट डिस्काउंट है तो इशू प्राइस इज फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट. तो यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं. तो एट पार है तो इशू प्राइस, नेट प्रोसीड इज इशू प्राइस, इशू प्राइस इज इक्वल टू एट पार, पार मींस फेस वैल्यू जो दिया है 200 ईच. तो दिस इज योर नेट प्रोसीड्स. ये फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. 24 is your I, 1 minus T that is tax rate upon net proceeds into 100. ये तुम्हारा 8.4% is your cost of this debenture. Yes, Khushi. सर हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि रिडीमेबल का फॉर्मूला यूज करना है कि रिडीमेबल का फॉर्मूला यूज करना है. नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया है ना इसमें, कहीं पे भी ये दिया है, एन ही नहीं दिया है. अगर तुम देखोगे तो रिडीमेबल में हमें एन चाहिए ना, कितने साल बाद रिडीम होगा वो चाहिए. ओके ओके. और रिडेम्पशन वैल्यू तो इज इक्वल टू फेस वैल्यू होता है, तो चलो वो तो हम एज्यूम करते हैं, बट एन नहीं दिया है ना यहाँ पे. कहीं पे भी लिखा ही नहीं है कि रिडीम इतने साल और सर इफ वी आर यूजिंग इरिडीमेबल और इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट की वैल्यू नहीं है तो फिर वो कैसे कंसीडर करेंगे. देखो रिडीमेबल हो कि इरिडीमेबल, फ्लोटेशन कॉस्ट तो दोनों में सेम ही मेथड है. फ्लोटेशन कॉस्ट को कैसे यूज करेंगे वो तो मैं अभी बताऊंगा, वो एनपी में खाली यूज करेंगे. एनपी का यूज करना है ना, और फ्लोटेशन कॉस्ट तो दिया ही नहीं है तो फिर वो कैसे उसको सब्स्टिट्यूट. ये तो जीरो लेना है ना, वही बोला कि फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो जो इशू प्राइस है नहीं है तो जीरो है वो, तो सिर्फ इशू प्राइस नेट कंसीडर कर. ओके सर, गॉट इट. मींस फ्लोटेशन कॉस्ट इज नॉट मेंशन ना. देखो मैंने यहाँ पे ना कहीं लिखा भी होगा इसीलिए कि ये जो हैंड रिटन में ना मैंने लिखा है कि फ्लोटेशन कॉस्ट, और ये पी क्या है, वही फ्लोटेशन कॉस्ट जिसको हम नेट अमाउंट रियलाइज्ड भी बोलते हैं या नेट प्रोसीड्स भी बोलते हैं.
अब इसीलिए एंड में यहाँ मैंने लिख के दिया था कि पी या एनपी जिसको बोलो तो वो नेट रियलाइज्ड अमाउंट है, फ्लोटेशन कॉस्ट इश्यू एक्सपेंस होता है, इश्यू प्राइस से माइनस करो, नहीं है तो इसको जीरो लेना है, जीरो लेना है मतलब जो इश्यू प्राइस है वही। और इश्यू प्राइस क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम या फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, और एट पार है तो जो फेस वैल्यू है वही इश्यू प्राइस होगा, वही इश्यू प्राइस होगा। और ये तो बॉन्ड्स में मैंने बताया ही है कि रिडेम्पशन वैल्यू इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन टेक इट सेम एज फेस वैल्यू, वही हम डिबेंचर पे भी यूज करेंगे, वही हम डिबेंचर पे भी इशू यूज करेंगे। तो इशू प्राइस यहाँ पे क्योंकि एट पार था, एट पार मतलब सेम फेस वैल्यू, तो लेट प्रोसीड, इशू प्राइस हो गया 200। क्लियर है, ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है, लेफ्ट वाला व्हेन इशूड एट पार, एनीवन हैव एनी डाउट, इज इट क्लियर? सेकेंड पार्ट है एट 10% प्रीमियम, तो इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा, इंटरेस्ट चेंज नहीं होने वाला है, वो तो फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। टैक्स रेट भी चेंज नहीं होगा, इशूड एट पार एट प्रीमियम है तो अब नेट प्रोसीड चेंज होगा, नेट प्रोसीड विल बी इशू प्राइस प्लस प्रीमियम या फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट तो नहीं है, तो इशू प्राइस क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो 200 इज द फेस वैल्यू प्लस 10% ऑफ 200। अगर तुम कैलसी में खाली ये टाइप करोगे तो 220 आंसर नहीं आएगा, नॉर्मल 12 डिजिट कैलसी में तो 200 प्लस 10% करने पे 220 आ जाएगा, लेकिन साइंटिफिक में देखो 200 प्लस सिर्फ 10% लिखोगे तो 220 नहीं आएगा, नहीं आ रहा है ना 220, क्योंकि लास्ट ईयर ना स्टूडेंट्स ऐसे मिस्टेक कर रहे थे कि सर आपने वहां 10% लिखा है तो मैंने 200 प्लस 10% किया तो आंसर 220 नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे समझना क्या है, 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ 200 ऐड करना है, नॉट ओनली 10%, मतलब कैलसी उसको 10/100 0.1 पकड़ेगा तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि वहां 10% लिखा है मतलब 10% ऑफ द फेस वैल्यू, तो 200 प्लस 10% ऑफ 200 that is 20, तो आंसर will be 220, then again you will use the formula and you will get the answer. यहाँ पे at 5% डिस्काउंट, तो नेट प्रोसीड्स फेस वैल्यू माइनस द डिस्काउंट, तो 200 माइनस 5% of 200 which is 10, तो 200 minus 10 that is 190, तो सिर्फ वो एनपी चेंज होगा। ये क्लियर है, ये एकदम बेसिक, पहले तो ई रिडीमेबल डेप्थ, ई रिडीमेबल डिबेंचर का कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं ये सबको आना चाहिए, इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं था, अब फ्लोटेशन कॉस्ट होगा वो, पहले इसमें किसी को कुछ डाउट है, एनी डाउट इन दिस? क्लियर एवरीवन, क्लियर है? देखो सेम सम यहाँ पे भी है इस साल के, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट। अब फेस वैल्यू 200 है, इंटरेस्ट वही फेस वैल्यू इंटू 12%, तो 200 इंटू 12% 24, नेट प्रोसीड क्या हो जाएगा, वही इशू प्राइस तो 200 था तो 200 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, अब फ्लोटेशन कॉस्ट है 4%, तो 4% ऑफ 200 माइनस करना है, 4% ऑफ 200 that is 8, तो 200 minus 8 your net proceeds will be 192, आ गया, बस आ गया, एनपी आ गया, टैक्स रेट दिया हुआ है 30% यानी 30/100 0.3, तो फॉर्मूला में देखो वैल्यूज डाला है तो आंसर आ गया, आई कैपिटल आई विच इज इंटरेस्ट 1 minus t अपॉन एनपी इंटू 100, तो मैंने बोला लास्ट में करना है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा,
ये आएगा 0.0875, तो 0.0875 आएगा आंसर। ये डिवाइड करने पे इंटू 100 करोगे तो 8.75%। तो फ्लोटेशन कॉस्ट है या नहीं है, कैसे करना है, क्लियर है? ये तो था जब एट पार, अब एट प्रीमियम है। एट प्रीमियम है तो पहले तो इशू प्राइस निकालना है। तो पहले इशू प्राइस निकाला है 200 प्लस 20, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला था। तो वो फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं था, तो इशू प्राइस ही नेट प्रोसीड हो गया था। अब 220 में से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करोगे, 220 का 4%। तो फ्लोटेशन कॉस्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर परसेंटेज दिया है तो जनरली ओनली परसेंटेज इज गिवन, so that percentage you have to calculate on the issue price, not on the face value. फ्लोटेशन कॉस्ट का जो भी कभी कभी रुपीस में दिया होगा कि फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5 रुपीस, तो फिर तो वो तो पाई लेंगे हम। परसेंटेज में दिया है तो 4% ऑफ व्हाट, यहाँ पे दो ही चीजें हैं हमारे पास, एक है फेस वैल्यू और एक है इशू प्राइस। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है 4% ऑफ व्हाट, आगे नहीं है कोई भी वर्ड, तो यू हैव टू ऑलवेज कैलकुलेट द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन इशू प्राइस, नॉट ऑन फेस वैल्यू, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। ये भी समझा ना जो मैंने बोला कि फ्लोटेशन कॉस्ट हमने क्या किया है, किस पे 4% निकाला है। 200 पे कोई निकाल देगा और 8 रुपया ले लेगा तो रॉन्ग हो जाएगा। पहले हमने ये 200 प्लस 20 क्या है, इशू प्राइस है, वो अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं पहले। और इशू प्राइस का 4% हमने 220 इशू प्राइस है, उसका 4% माइनस किया तो ये नेट प्रोसीड्स है। फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो यू विल गेट द आंसर। यस यस है। फ्लोटेशन कॉस्ट you have to calculate on issue price, that is 220। प्रीमियम पे है तो फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड करके तुम्हें मिलेगा इशू प्राइस, और इशू प्राइस का 4% हमने लिया है। फेस वैल्यू 200 का 4% नहीं लिया है, 220 का 4% लेना। क्लियर? क्लियर एवरीवन? हैव एनी डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? वैसे ही एट 5% डिस्काउंट, तो एट 5% डिस्काउंट यानी पहले इशू प्राइस क्या है, 200 माइनस 10, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला था 190। अब 190 का 4% माइनस करेंगे, 190 का 4% 7.6, तो नेट प्रोसीड इज 182.4, तो यू विल गेट दिस। तो ये तो सबको आना चाहिए, विद फ्लोटेशन कॉस्ट, विदाउट फ्लोटेशन कॉस्ट, प्रीमियम, डिस्काउंट, एट पार, इरिडीमेबल डिबेंचर, इरिडीमेबल डेब्ट का कैसे हम निकालते हैं, ये समझिएगा। सर ये 200 माइनस 10 मतलब 10 कहाँ से आया? वो ये दिया है 5% डिस्काउंट ना, यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ मैंने बताया था ना, ये दिया है ना कि व्हेन इशूड एट 5% डिस्काउंट, तो इशू प्राइस क्या होता है, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट या फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो अभी हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, तो 200 का 5% 10 होता है। तो ये जो पार्ट है ये हमने क्या निकाला, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, ये इशू प्राइस मिलेगा 190। ओके सर। और फिर इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट हमें एनपी मिलेगा। यहाँ वो सब लिखा नहीं है क्योंकि क्लास में फास्ट करवाते होंगे ना तुम लोगों को, राइट? ओके सर। जो बोल रहा हूँ तो तुम लोग आराम से लिखो, मैं इसलिए आराम से करवा रहा हूँ। ये तो मेरा फाइल है, मैंने तो सब नोटेशंस लिखा है इसलिए, बट ये मैं समझा रहा हूँ क्योंकि ये करंट ईयर का फाइल है कोई तो डिविजन का, ठीक है? तो तुम लोग भी ऐसे कोई अच्छे से नोट्स बनाते हो क्लास के ना, तो वो सेंड कर सकते हो, जो हम डिस्कस कर सकते हैं कोई न्यूज हमसे, तो इफ एनीवन इज प्रिपेयरिंग,
तो तुम लोगों को सम तो देखो वही है जो 5 साल पहले था, सेम सम है, सिर्फ फ्लोटेशन कॉस्ट ऐड किया है जो हमारे नेक्स्ट सम है। तो सम्स मोस्टली वही मिलेंगे जो मेरे पास भी है, बट जस्ट कुछ है डिफरेंस, तो दैट वी कैन चेक एंड वी कैन सॉल्व। तो ये आ गया, क्लियर है सबको? ये क्लियर है? ये तो सबको आना ही चाहिए, ये सबको आना ही चाहिए। क्लियर एवरीवन कि इरिडीमेबल डेब्ट का कैसे हम निकालते हैं। फिर इसके बाद क्या सिखाया है? E Limited issued 5,000 debentures, face value 500, interest rate 12, rate applicable is 20% tax rate. Cost of debt if debentures are issued at 2% discount, 2% premium and at par. तो ये भी सेम ही टाइप का सम है। वो तो यहाँ पे भी है मेरे पास रिडीमेबल वाला है अभी, तो मैं पहले अब रिडीमेबल वाला सिखाता हूँ। ये तो देखो सेम सम है, ई रिडीमेबल का ही है, ठीक है ना। फेस वैल्यू यहाँ 500 है, इंटरेस्ट रेट 12 है, तो आई तो 500 इंटू 12 हो जाएगा। टैक्स रेट 20% है और फ्लोटेशन कॉस्ट है ही नहीं यहाँ पे, तो तुम्हारा 2% डिस्काउंट है, मतलब 500 माइनस 2% ऑफ 500, वही तुम्हारा एनपी हो जाएगा, वही तुम्हारा इशू प्राइस और वही एनपी हो जाएगा, नेट प्रोसीड्स। 500 प्लस 2% प्रीमियम, यहाँ पे प्रीमियम है तो, और पार मीन्स 500 इटसेल्फ, तो वो तो यहाँ पे सॉल्व है। नेट प्रोसीड डिस्काउंट है तो माइनस करेंगे, है ना। तो आई तो 60 हो जाएगा, टैक्स रेट 20% है, सिर्फ एनपी अलग अलग होगा। डिस्काउंट है तो फेस वैल्यू में से माइनस, और फ्लोटेशन कॉस्ट है ही नहीं तो कुछ माइनस करना ही नहीं है नेक्स्ट स्टेप में। प्रीमियम 2% प्रीमियम है तो 500 प्लस 10, एनपी खाली 510 लेना है। एट पार है तो एनपी 500 लेना है जो फेस वैल्यू है। तो ये दो ही सम सिखाया है क्योंकि एक सम भी इनफ है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, इरिडीमेबल डिबेंचर। फॉर्मूला आई टी, टी तो दिया ही रहेगा, आई का एक ही फॉर्मूला है, फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। एनपी बता ही दिया कि इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, और इश्यू प्राइस क्या है? इश्यू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू इफ एट पार, इफ एट प्रीमियम इश्यू प्राइस इज फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, डिस्काउंट तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। टोटल इरिडीमेबल में इतना ही कॉन्सेप्ट है जो आई होप क्लियर होगा सबको। इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में आएगा, सीईसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक तो कोई स्किप कर ही नहीं सकता है, नो वन कैन स्किप। ये तो डिबेंचर्स का सिखाते सिखाते नेक्स्ट तो सीधा प्रेफरेंस शेयर का सम। मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं पहले ई रिडीमेबल डिबेंचर का सिखाया, अब मेरा जो नेक्स्ट सम है